अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब तो खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 35 स्टार्ट करेंगे। वो इस हफ्ते फिर उसे अपने साथ कराची ले गया, लेकिन इस बार रात की फ़्लाइट से वापस आ गए थे वो। पहले की तरह इस बार भी वो उसी होटल में रहे। सालार ऑफिस में मसरूफ़ रहा, जबकि वो अनीता के साथ घूमती फिरती रही। सालार से उसकी दोबारा मुलाकात उसी तरह रात फ़्लाइट से पहले हुई थी। वो कुछ चुप थी, सालार ने महसूस किया, लेकिन उसके साथ इस फ़्लाइट में उसके बैंक के कुछ गैर मुल्की ओहदेदारान भी सफ़र कर रहे थे। अमामा से उसको बात करने का मौका एयरपोर्ट से वापसी पर मिला। कार पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठते ही उसने अमामा से पहला सवाल यही किया, तुम इतनी खामोश क्यों हो? किससे बात करूं? तुम तो मसरूफ़ थे, अमामा ने जवाबन कहा। चलो अब बात करो, सालार ने मौजू बदलते हुए कहा। कैसा रहा आज का दिन? बस ठीक था। कहाँ गई थी आज तुम? उसने सालार को इन 3 जगहों के नाम बताए जहाँ वो अनीता के साथ गई थी, मगर सालार को उसकी बातों में पिछली दफ़ा की तरह जोश नज़र नहीं आया। तुम्हारी पे कितनी है सालार? वो चंद लम्हों के लिए ठटका। वो बेहद संजीदा थी। वो बेइख्तियार हंस दिया। नो कमेंट्स। मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं वो तुम्हारा ज़ाती है? अगले सवाल ने सालार को और ज़्यादा हैरान किया। नहीं, ये रेंटेड है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अपने जवाब पर उसे अमामा के चेहरे पर मायूसी इतनी साफ नज़र आई कि अब वो भी संजीदा हो गया। ऐसे ही पूछ रही थी। मैं समझी तुम्हारा अपना होगा। मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं उससे हम कोई प्लॉट खरीद लें। अमामा, क्या प्रॉब्लम है? सालार ने इस बार उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना घर तो बनाना चाहिए ना हमारा। वो अब भी संजीदा थी। तुम अनीता का घर देखकर आई हो? एक धमाके की तरह सालार को ख्याल आया था। हाँ, अमामा ने सर हिला दिया। सालार ने गहरा सांस लिया। उसका अंदाज़ा ठीक निकला। बहुत अच्छा घर है ना उसका? वो अब सालार से कह रही थी। हाँ, बहुत अच्छा है, सालार ने हाथ हटाते हुए कहा। तुमने स्विमिंग पूल की बोट देखी है? नहीं, मैंने काफ़ी महीनों पहले उनका घर देखा था, तब वो इंटीरियर नहीं हुआ था। वैसे स्विमिंग पूल में बोट का क्या काम? असली वाली नहीं है, छोटी सी है, लकड़ी की लगती है, लेकिन किसी और मटेरियल से बनी है। उस पर एक छोटी सी विंड मिल है और वो हवा से इस सारे स्विमिंग पूल में हरकत करती रहती है। वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखता रहा। वो उसे कश्ती की एक एक चीज़ बता रही थी। अनीता ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, उसके खामोश होने पर सालार ने कहा। क्यों? वो चौंकी। मेरी शादी के तीसरे हफ्ते मेरी बीवी को अपना घर दिखा दिया। कहीं ज़मीन खरीद लेते हैं सालार, अमामा ने उसकी बात नज़रअंदाज की। अमामा, मेरे पास 2 प्लॉट हैं, पापा ने दिए हैं। इस्लामाबाद में तो घर बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है, सालार ने उसे तसल्ली दी। कितने बड़े प्लॉट हैं? वो एकदम पुरजोश हुई। 10-10 मरले के हैं। बस? कम से कम 1-2 कनाल तो होना चाहिए। वो एकदम मायूस हुई। हाँ, 10 मरले कम हैं, 2 कनाल तो होना चाहिए, सालार ने तायीद की। नहीं, 2 ना हों, एक भी काफ़ी है। उनमें एक सब्जियों का फार्म बनाएंगे, जानवर भी रखेंगे, एक समर हाउस बनाएंगे और एक फ़िश फार्म भी बना लेंगे। सालार को लगा अमामा को जगह अंदाज़ा करने में गलती हुई थी। 1 कनाल में ये सब कुछ नहीं बन सकता अमामा, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। वो चौंकी। लेकिन मैं तो एकड़ की बात कर रही थी। वो चंद लम्हे भौंचका सा रह गया। इस्लामाबाद में तुम्हें एकड़ में ज़मीन कहाँ से मिलेगी?
چند لمحوں بعد اس نے سنبھل کر کہا، اسلام آباد سے باہر تو مل سکتی ہے نا؟ امامہ سنجیدہ تھی۔ تم پھر گھر نہ کہو، یہ کہو کہ فارم ہاؤس بنانا چاہتی ہو تم۔ نہیں، فارم ہاؤس نہیں، ایک بڑی سی کھلی سی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر، جیسے کوئی وادی، اس طرح کی وادی میں گھر۔ پاپا کا بھی ایک فارم ہاؤس ہے، کبھی کبھار جاتے ہیں ہم لوگ، تمہیں بھی لے جاؤں گا وہاں۔ سالار نے اسے پھر ٹالا۔ میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی، اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ جس طرح کا میرا پروفیشن ہے امامہ، اس میں فارم ہاؤسز یا شہر سے باہر رہائش رکھنا میں افورڈ نہیں کر سکتا، کم از کم جب تک میں کام کر رہا ہوں، اور بڑے شہروں میں بہت مشکل ہے ایکڑز میں گھر بنانا۔ یہ تمہارے ان رومانٹک ناولز میں ہو سکتا ہے، لیکن ریئل لائف میں نہیں۔ جو چیز ممکن ہے اور پریکٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ چند سالوں بعد کوئی لگژری فلیٹ لیا جائے یا 2-4 کنال کا کوئی گھر بنا لیا جائے۔ اس سے زیادہ افورڈیبل نہیں۔ ہاں، یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ 5-10 سال بعد اسلام آباد یا لاہور سے باہر کوئی فارم ہاؤس بنا لیا جائے، لیکن میں جانتا ہوں 20 یا 30 سال میں ہم 10 یا 20 بار سے زیادہ وہاں جا نہیں پائیں گے، وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ وہ ہمارے لیے ایک سفید ہاتھی ثابت ہوگا جس پر ہر ماہ ہمارے اخراجات ہوں گے۔ سالار کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نے ضرورت سے کچھ زیادہ صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ امامہ کا رنگ کچھ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ وہ حقیقت تھی جو وہ اسے دکھا رہا تھا۔ سالار نے اسے دوبارہ بولتے نہیں دیکھا۔ سارا راستہ اس کی خاموشی سالار کو چبھتی رہی۔ اچھا، تم گھر کا ایک اسکیچ بنا دو، میں دیکھوں گا، اگر فیزیبل ہوا تو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سونے سے پہلے سرسری انداز میں امامہ سے کہا تھا، اور ایک سیکنڈ میں امامہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا۔ ایک چھوٹی سی بات اسے اتنا خوش کر دے گی، اسے اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے وقت جب وہ الارم کی آواز پر اٹھا تو وہ بستر میں نہیں تھی۔ تم آج پہلے اٹھ گئی؟ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سالار سحری کے لیے وہاں گیا۔ وہ جواب دینے کی بجائے مسکرائی۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ آج اس نے سحری ختم کرنے میں بڑی عجلت دکھائی تھی، اور کیوں دکھائی تھی یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اپنا اسکیچ بک اٹھا لائی تھی۔ یہ میں نے اسکیچ کر لیا ہے، جس طرح کا گھر میں کہہ رہی تھی۔ سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح چونکا تھا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اتنا فوری عمل درآمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسکیچ بک اس کے سامنے کھولے بیٹھی تھی، ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسکیچ بک کو تھامے ہوئے۔ سالار نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری اس گھر پر جو اس اسکیچ میں نظر آ رہا تھا۔ گھر سے زیادہ اسے اسٹیٹ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ اس نے ہر وہ چیز شامل کی تھی جس کا ذکر اس نے رات کو کیا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں کھلے سبزے میں ایک چھوٹا گھر جس کے سامنے ایک جھیل تھی، اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز تھے، اور سمر ہاؤس۔ اس نے اپنے سٹرکچرز کو کلر بھی کیا ہوا تھا، اور یہ آگے بھی ہے۔ اس نے سالار کو اسکیچ بک بند کرتے دیکھ کر جلدی سے اگلا صفحہ پلٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا یقیناً عقبی حصہ تھا، جہاں پر اسطبل اور پرندوں کی مختلف قسم کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔ ان میں وہ فش فارم بھی تھا جس کا وہ رات کو ذکر کر رہی تھی۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ یہ اسکیچز گھنٹوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کو اس تبصرے نے جیسے مایوس کر دیا۔ وہ سالار سے کچھ اور سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اچھا ہے نا؟ اس نے سالار کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ کانٹا ہاتھ میں لیے دیر تک وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ بہت اچھا ہے۔ ایک لمبی سی خاموشی کے بعد کہے جانے والے اس جملے سے وہ کھل اٹھی تھی۔ تمہارے دونوں پلاٹس بیچ کر ہم کسی جگہ پر
ज़रा बड़ी जगह ज़रा बड़ी जगह 1 एकड़ की बात कर रही हो कम अज़ कम तुम। और ज़मीन तो चलो किसी न किसी तरह हाथ आ जाएगी, लेकिन इस घर की मेंटेनेंस के अखराजात, वेल मुझे कम अज़ कम करोड़पति होकर मरना पड़ेगा। अगर अरबपति नहीं तो, सालार ने उसकी बात काट कर कहा। मम्मा ने बेहद खफकी से स्केच बुक बंद कर दी। ठीक है, मैं नहीं करूँगी अब घर की बात। वो पलक झपकते ही उठकर स्केच बुक समेत गायब हो गई। वो कांटा हाथ में पकड़े बैठा रह गया। वो एक बहुत मज़हक़-खेज़ सूरत हाल का सामना कर रहा था। सालार सहरी ख़त्म करके बेडरूम में आ गया। अम्मा सोफे पर स्केच बुक खोले बैठी थी। सालार को देखकर उसने स्केच बुक बंद करके साइड टेबल पर रख दी। अगर तुम्हें फौरी तौर पे घर चाहिए तो मैं ख़रीद देता हूँ तुम्हें, उसने बेहद संजीदगी के साथ उसके पास सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे इस तरह का घर चाहिए। उसने फिर स्केच बुक उठा ली। 1 एकड़ हो या ना हो, लेकिन ऐसा एक बना दूंगा मैं तुम्हें, वादा। लेकिन अब ये होमेनिया को अपने सर से उतारो। वो अम्मा का कंधा थपकते हुए उठ गया। वो बेख्तियार मुतमईन हो गई। वादे का लफ्ज़ काफ़ी था फ़िलहाल उसके लिए। माह रमज़ान के बाकी दिन भी इसी तरह गुजरे थे। ईद के फ़ौरन बाद सालार का बैंक कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च करने वाला था और वो इन दिनों उसी सिलसिले में बहुत मसरूफ़ रहा। अम्मा की मसरूफियत का दायरा घर से शुरू होकर घर पे ही ख़त्म होता था। वो उसे दिन में 2-3 बार बैंक से चंद मिनट के लिए कॉल कर लेता था। अम्मा का ख्याल था कि वो वक्ती तौर पर मसरूफ़ है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो वक्ती तौर पे अपनी मसरूफियत को हद्दुल इम्कान कम किए हुए था। बाज़ारों में ईद की तैयारियों की वजह से रश बढ़ता जा रहा था। वो अपनी मसरूफियत के बावजूद उसे हर रात 1 आध घंटे के लिए बाहर ले जाया करता था। वो रोज़ाना रात के इस 1 घंटे का इंतज़ार करती थी। वो ईद से 2 दिन कबल इस्लामाबाद आ गए थे। कामरान और मोइज़ अपनी फैमिलीज़ के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। वो उनसे फ़ोन पर बात कर चुकी थी, लेकिन सालार की बीवी की हैसियत से ये उनकी पहली मुलाकात थी। वो सब उससे बहुत दोस्ताना अंदाज से मिले। वो कौन थी, वो सब पहले से जानते थे, लिहाजा किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो सिकंदर उस्मान के वसी और अरीज सेटिंग एरिया में बैठे वहाँ मौजूद तमाम लोगों की गपशप सुन रही थी। सालार के तीनों भाइयों के ससुराल इस्लामाबाद में ही थे और इस वक्त मौजूए गुफ्तगू तीनों भाइयों की ससुराल की तरफ से आने वाली कीमती तोहफ़े थे जो ईद पर उनके लिए भेजे गए थे। मामा को वहाँ बैठे शदीद एहसास कमतरी हुआ। उसके और सालार के पास वहाँ किसी दूसरे से किसी तोहफे की तफसीलात शेयर करने के लिए कुछ नहीं था। इस्लामाबाद आने से पहले डॉक्टर सब्त अली, सईदा अम्मा और डॉक्टर फुरकान के अलावा उनकी बेटियों ने भी उसके लिए कुछ कपड़े भिजवाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ उसके माँ बाप के घर से नहीं आई थी। कुछ चीज़ों की कमी उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहनी थी। तुमने क्या बनवाया है ईद के लिए? कामरान की बीवी ने जोहा से अचानक पूछा। मैंने वो गड़बड़ाई। चंद लम्हों के लिए सबकी नज़रें उस पर जम गईं। सालार ने कपड़े लेकर दिए हैं मुझे, कमीज़ शलवार ही है। अम्मा के लिए तो ईद के कपड़े मैंने भी बनवाए हैं। ये पहली ईद है इसकी। तुम ईद पर तो मेरे वाले कपड़े ही पहनना, तैयबा ने मुदाखलत करते हुए उसे बताया। अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। उसके कंधों के बोझ में कुछ और इजाफा हो गया। तो आज के एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।